Hello guys and welcome back to the yet another video. Or this video is going to be interesting because it's the biggest game. Club football में आप कह सकते हो कि biggest game El Clasico is going to happen. और हमें आज दो गेस्ट ने ज्वाइन किया. लक्ष्य भाई को आपने देखा होगा, इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी इनका चैनल है, मैं मेंशन कर दूंगा. फारूक भाई को तो आप देखते रहते हो. मैं कल लक्ष्य भाई, मैं फारूक भाई से भी बात कर रहा था और मैं उनको बोल रहा था कि यार दोनों पहली दफा होगा 2017 के बाद कि दोनों साइड्स की एक दूसरे से फटी हुई है कि यार हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग हाई लाइन में हमें फेल ना दो, और आप लोग ये सोच रहे हो कि यार हाई लाइन में वो अम्बापे और विनीशियस जो है ना वो फेल ना दे. क्योंकि पिछले साल भी हुआ था जब शावी ने, आपको याद होगा, कि हाई लाइन खिलाई थी सऊदी में, तो उसमें रियल मैड्रिड ने काउंटर्स पे हिट किया था. सो क्या लग रहा है कल के गेम के बारे में? यार गोइंग इन दिस गेम मैंने हमेशा से बोला है, जब से क्लासिको की बात आई है, जब से बार्सिलोना ने लीड लिया है, दिस टाइम इट इज एडवांटेज बार्सिलोना. पिछले 3-4 क्लासिको में देखो हमेशा बार्सिलोना प्रेशर में गई है क्योंकि हम सेकंड है, हम थर्ड है, हमें पॉइंट्स ज्यादा चाहिए. अगर ड्रॉ हो जाता है तो इट इज डिसएडवांटेज बार्सिलोना. बट बड़े टाइम बाद एक तो मेंटालिटी चेंज है, न्यू कोच है, जर्मन मेंटालिटी है. पहले अगर हमारे आप फ्रैंक राइकार्ड से लेकर अभी तक देख लो, या तो कैटलान, स्पेनिश या डच कोच के अलावा कोई भी नहीं आया. बीच में टाटा मार्टिनो थे, तो अप्रोच चेंज हुई है, मेंटालिटी चेंज है. उसकी वजह से दिस टाइम इट इज एडवांटेज बार्सिलोना. बार्सिलोना फॉर अ चेंज इन द रीसेंट हिस्ट्री इज नॉट चेसिंग द गेम. दिस टाइम इट इज रियल मैड्रिड हु हैज टू चेस द गेम. So I, as a Barca fan, would love to see Barcelona to win, but a draw for Barcelona is also a good result. और draw हो रहा होगा तो रियल पुश करेगी ज्यादा, जो हमेशा करती है. प्लस बर्नबाउ में we have seen their record, when they are chasing something they go mad. वो हमने डॉर्टमुंड वाली गेम में भी देखा है. If they go mad, they can hit you hard. But at the same time, Casado and Pedri ने जो हमें बैंक अगेंस्ट दिखाया है कि अगर वो मूड में है and they control the midfield, it could be Barcelona. तो होने को कुछ भी हो सकता है. की मोमेंट्स होंगे, जो उन की मोमेंट्स का फायदा उठा लेगा, जो मिडफील्ड कंट्रोल कर लेगा, और हाई लाइन एडजस्ट हो जाती है. आई थिंक 15-20 मिनट्स के बाद जो हांसी फ्लिक अपने गेम अडैप्ट करता है वो सब हो जाता है. बट वो जो की मोमेंट्स होंगे ना, जो अपने नर्व ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर लेगा, विल टेक अवे द गेम. फरूक भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन वैसे आप दोनों से है. मतलब डू यू गाइस एक्सपेक्टेड कि हांसी फ्लिक आके इस तरीके से आके वो टीम को चेंज कर देगा और इस तरीके का इम्पैक्ट वो डाल देगा इवन विदाउट स्पेंडिंग दैट मच? डैनी ओल्मो के अलावा तो और कोई साइनिंग भी नहीं हुई. तो 16-16, 17-17 साल के लड़कों को, अकेडमी के लड़कों को आके इस तरीके की फुटबॉल खिलाना, सिर्फ फुटबॉल नहीं खिला रहा बल्कि ही इज डोमिनेटिंग. लीग में भी सिविया के अगेंस्ट 5 गोल मारे थे वीकेंड में इससे पहले. फिर आप बायर्न में गए, जो कि एक बड़ा जो एक वो था ना बारसा के प्लेयर्स के ऊपर कि हम जीत ही नहीं सकते. कहीं ना कहीं वो चीज भी खत्म हुई है बायर्न के अगेंस्ट. तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हंसी फ्लिक से कि इस तरह से वो आके चीजें जो है वो चेंज कर देगा? टू बी ऑनेस्ट, हाँ भाई, ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी. ये ज़रूर था कि चावी के अंडर जिस तरह से पिछला सीज़न गया था उससे कुछ बेहतर चीज़ें होंगी. और यही वो चीज़ है, हांसी फ्लिक को क्रेडिट इसी बात का जाता है कि वो उसने डिपेंड नहीं किया इस चीज़ के ऊपर कि मुझे एक अच्छी ट्रांसफ़र विंडो चाहिए तो तभी मैं एक अच्छी टीम बना पाऊँगा. उसने इस चैलेंज, उसको पता था इस चैलेंज का कि यार हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लेकिन वो फिर भी आया. उसको पता था कि बार्सिलोना 10 स्पेंड नहीं कर सकेगा और उसने फिर भी एक्सेप्ट किया. और उसने बार्सिलोना को ज्वाइन करने से 2 महीने पहले ही उसने अपने स्काउट्स जो है वो ला मासिया भेजे हुए थे, ताकि देखने के लिए कि यार वहाँ पर कौन सा ऐसा टैलेंट है जिससे वो काम ले सके. और मेरे ख्याल से उसने पूरी वर्किंग की थी, होमवर्क उसका कंप्लीट था, जिसकी वजह से आज जो है वो अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं. लेकिन फिर भी जब अभी रिसेंट गेम में भी अगेंस्ट बायर्न, मैं लक्ष्य भाई के चैनल के ऊपर था, वहाँ पर भी हमने जो डिस्कशंस की, मैं यही बात बोलता हूँ कि ठीक है, कोई भी प्लेयर कैसा भी परफॉर्म कर रहा है, रफीनिया उसने चेंज कर दिया, लामीन यमाल तो नज़र आ रहा है कि वो लास्ट ईयर भी प्रोग्रेस कर रहा था. और मतलब आप देखो, कसाडो को देखो और कुबारसी वगैरह, ये सारे जो जितने भी लड़के हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन पीछे जो माइंड सेट है ना वो हैंसी फ्लिक का है. तो सारा क्रेडिट जो भी अभी तक आपने अचीव किया है 12-13 गेम्स के अंदर,
मैं यही कहूंगा कि वो उसका क्रेडिट जो है वो हैंसी फ्लिक को ही जाता है, क्योंकि यही वो टीम थी लगभग, जैसे आपने बात की कि ओल्मो एक एडिशन हुई है, उसके अलावा तो सब कुछ वही था। मेंटालिटी चेंज हुई है बायर्न के अगेंस्ट। हम बारसा फैन की हमारी एक दफा हाथ में आई हुई थी कि यार पता नहीं इस बार भी कहीं ऐसा ना कि ह्यूमिलेशन हो जाए, लेकिन आप ये देखो कि उल्टा हम लोगों ने बायर्न को ह्यूमिलेट करके भेज दिया। तो इसका मतलब है कि मेंटली भी काम हुआ है, फिजिकली प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, और नेवर गिव अप मेंटालिटी वाली कहानी जो हम लोग नहीं पिछले सीजन्स में कर पा रहे थे, वो हम लोगों को इस सीजन में नजर आ रही है। लक्ष्य भाई, मेरा you want to add something? हाँ, मेरा इस पे ओपिनियन है, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से, मतलब जब से आई थिंक स्पेन 2018 में वो जो अपना वर्ल्ड कप में जिस तरीके से नॉकआउट हुई थी अगेंस्ट रशिया, तब से मैं टिकी टाका स्टाइल का डाउनफॉल देख रहा हूँ। और मेरे अंदर मेरे को इतना गुस्सा होता था, देयर वाज दिस थिंग व्हिच क्राइड एंड सेड नो मोर टिकी टाका, द वर्ल्ड नोज अबाउट दिस टिकी टाका पासिंग की पोजीशन एंड द वर्ल्ड इज हैप्पी, तुम पोजीशन रखो, हम तुम्हें काउंटर पे मारेंगे। ये हमने स्पेनिश टीम के साथ देखा, ये हमने बार्सिलोना के साथ देखा। बार्सिलोना को मेसी कैरी करता रहा, बट द मोमेंट मेसी लेफ्ट वी गॉट एक्सपोज्ड बैडली, और हमें उस टाइम पता चल गया कि बार्सिलोना विदाउट मेसी क्या है। और ये टिकी टाका स्टाइल RIP, रेस्ट इन पीस हो चुका है, इसको नहीं खिलाओ। फिर भी हम उनसे खींचते रहे, एक हम लीग भी जीत गए अंडर जावी, बट लास्ट सीजन वो स्टाइल एक्सपोज हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। बट जब हांसी फ्लिक आया, सो आई वाज हैप्पी दैट प्रोबेबली एक स्टाइल तो चेंज होगा, हमारे मिडफील्ड गोल मारना तो शुरू करेंगे, हम लंबे तगड़े प्लेयर्स तो लाएंगे जो डोमिनेट तो करेंगे, बिकॉज बार्सा एंड स्पेन हैज ऑलवेज बीन छोटे टेक्निकल प्लेयर्स। अब पूरी दुनिया को पता है इन्हें इसी तरीके से खेलना और हमको इस तरीके से काउंटर करना है इस स्टाइल ऑफ फुटबॉल को। और ये हमने इस यूरो कप में भी देखा, वेयर स्पेन नेशनल टीम डिच्ड दैट टिकी टाका स्टाइल ऑफ फुटबॉल की पोजीशन तुम रखो, हम दूसरे स्टाइल से खेलेंगे। और वो अब हम सेम कुछ सारे प्लेयर्स नहीं, कुछ प्लेयर्स वही इधर बार्सिलोना में है, अब हम देख रहे हैं वो स्टाइल दैट पासिंग करो 60% पोजीशन 900 passes is of nothing. Hansi Flick has proved. I did not expect him to bash every team like 5-1, 4-1, इतना ज्यादा हम पिटाई करेंगे, but I'm happy कि हमारे मिडफील्डर्स गोल मार रहे हैं, हमारे डिफेंडर्स गोल मार रहे हैं, हमें हाई लाइन खेल रहे हैं, एक अलग स्टाइल देखने को मिल रहा है। वो हम पोजीशन रखो वाला स्टाइल देखने को नहीं मिल रहा। पहले क्या होता था, आपके 3 फॉरवर्ड है, उनको पास करो और उम्मीद करो गोल मारे। परसों हमने देखा पेड्री ने इतना मैजिकल गोल मारा अगेंस्ट सेविया, पेड्री ने इस सीजन गोल मारे। डैनी ओल्मो को बिल्कुल टाइम नहीं लगा, 2 मैच 2 गोल, ये लो। जूल्स कुंडे ने गोल मारे हुए हैं, इनिगो मार्टिनेज ने हमने चैंपियंस लीग में देखा गोल मारा। ये मैं डेस्परेटली वेट कर रहा था कि कोई कोच आके ये मेंटालिटी बदले हमारी, एंड आई एम सो हैप्पी टू। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मच, बट जो भी देखने को मिल रहा है, आई एम ग्रेटफुल दैट हांसी फ्लिक आए, एंड no matter how much we hate Laporta, it is thanks to Joan Laporta. से पूछना चाहूंगा कि आप लोग के हिसाब से, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि मैच कहाँ पे डिसाइड होगा? इफ वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द पिच, हाई लाइन जो फुटबॉल हांसी फ्लिक खिला रहा है, जैसे मैंने कहा कि दैट माइट बैकफायर, बट वही चीज है कि वो उसका एडवांटेज भी हो सकता है। अगर शुरू में 5-10 मिनट में बारसा ने गोल स्कोर कर दिया, देन इट विल बी अ डिफरेंट गेम। सो क्या लगता है कि मतलब कहाँ पे आप लोगों को लगता है कि कल का मैच विल डिसाइड ऑन? मिडफील्ड, जहां बारसा की मिडफील्ड इज वर्ल्ड क्लास, वहीं पे मैड्रिड की मिडफील्ड इज नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दे हैव एजिंग मॉडरिच, they have Chouameni, they have Camavinga, good players, I'm not saying none are good players, but at the moment Barcelona has players who are in form midfield है, वो हमने बैंक अगेंस्ट देखा, इतने हाई प्रेस में भी देखा। अब जल्दी गोल मारने, हाई लाइन से ज्यादा मेरे को लग रहा है मिडफील्ड में गेम डिसाइड होगी, मिडफील्ड बारसा डोमिनेट करेंगी। इफ आई हैव सीन इट, डेफिनेटली हांसी फ्लिक हैज सीन इट, दैट मैड्रिड की डिफेंस को हम पियर्स कर सकते हैं, because they are not working as a unit. After Toni Kroos went, they did not get a replacement. तो वहां पे गेम बहुत ज्यादा डिसाइड हो सकती है। और दूसरी जगह पे जहाँ पे गेम डिसाइड होगी वो होगी, वन थिंग आई डू नॉट वांट एज अ बारसा फैन, बारसा शुड नॉट स्कोर अर्ली, क्योंकि अगर बारसा ने गोल जल्दी मारा देन मैड्रिड पूरा चढ़ेगी, जो हमने डॉर्टमंड के साथ देखा, जो हम हिस्टोरिकली सिटी के साथ भी देख चुके हैं। तो और मैं वो ही नहीं चाहता बायर्न वाली सिचुएशन जहाँ पे हमने एक गोल पहले मार दिया जल्दी और दूसरी टीम is throwing the kitchen sink at us. हो जाए well and good and we are able to take it, but I do not want an early goal for Barca.
कंट्रोल करके गेम जीते इज माय टेक ऑन दिस वन। थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है मेरी अभी, बट पता नहीं, कुछ भी हो सकता है गेम में। फारूक भाई? यार मेरे ख्याल में देखें, गेम बहुत ओपन गेम होगा, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेंथ है ना वो आपकी वीकनेस है, जो आपकी वीकनेस है वो हमारी स्ट्रेंथ है। कुछ इस तरह की टीम, इस तरह का मैच है। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइन खेलते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और उसी को तोड़ना वो भी आपकी स्ट्रेंथ है कि आप हम इतना हाईलाइन खेल रहे हैं और आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स ऐसे हैं, विनी जूनियर, एम्बापे, पेसी प्लेयर्स हैं कि जो कि उस हाईलाइन को तोड़ सकते हैं। तो वो मतलब एक चीज समझ में आ रही है। एक बाकी है कि हम लोग प्रेस करते हैं, आपका डिफेंस प्रेस में थोड़ा सा जो है ना वो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि हमने लील वाला गेम देखा जो जो रियल मैड्रिड हारी थी, वहां पर जब उन्होंने प्रेस किया तो पीछे से बहुत सारी मिस्टेक रियल मैड्रिड ने की। मुझे ये लगता है कि बहुत ओपन गेम होगा ये गेम। बेसिकली लक्ष्य भाई के साथ मैं एग्री करता हूँ कि एक तो आपकी मिडफील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा कि कौन सी टीम ज्यादा अच्छा डोमिनेट करती है मिडफील्ड के अंदर, वो चीज। दूसरा एक यार इतना ओपन गेम होने जा रहा है, ये एंड टू एंड फुटबॉल हमें देखने को मिलेगी। और मुझे ये लगता है कि जोन से टीम अपने चांसेस लेगी ना वो टीम मैच जीतेगी, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग गेम होने जा रहा है। यहाँ पर 1-0 या 2-1 टाइप की मुझे फुटबॉल नजर नहीं आ रही है। या तो ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि जो बायन वाली गेम में हुआ, या तो बार्सिलोना 4-5 गोल मार देगी या बार्सिलोना 4-5 गोल खा भी लेगी। ये इस तरह की गेम होने वाली है। और या फिर एक चीज ये होगी कि आपको हाई स्कोरिंग इन टर्म्स ऑफ गोल जैसे मिल सकता है 3-2, 4-3, इस तरह का स्कोर लाइन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत एंड टू एंड गेम होने वाली है। एक चीज ये कि ये गेम ज्यादातर बार्सिलोना के हाथ में इस तरह से है कि अगर बार्सिलोना अर्ली गोल कर लेती है और मिडफील्ड को डोमिनेट कर लेती है, फिर अगर रियल मैड्रिड, क्योंकि वो काउंटर के ऊपर वैसे ही बहुत अच्छा खेलते हैं और मैड्रिड मुझे कल भी लगता है कि काउंटर के ऊपर ही खेलेगी। अब बार्सिलोना अगर अगर लीड ले लेती है और मैड्रिड जो है वो काउंटर के ऊपर आकर आपको हर्ट करने की कोशिश करेगी, तो वहां पर प्रॉब्लम्स मैड्रिड को भी हो सकती है, क्योंकि बार्सा ने अभी जो 4 गोल किए हैं अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख वो लॉन्ग बॉल्स के ऊपर, काउंटर के ऊपर किए, क्योंकि वो भी बहुत हाईलाइन खेल रहे थे। आपने देखा कि डॉर्टमंड के अगेंस्ट भी रियल मैड्रिड जब वापस आई है 2-0 डाउन थी तो फुल चढ़कर खेल रही थी, ठीक है। लेकिन डॉर्टमंड के पास शायद वो क्वालिटी नहीं थी उस तरह की कि वो उनको हर्ट कर सके। 1-2 मौके बहुत अच्छे उन्होंने बनाए थे, लेकिन अगर यही चीज अगेंस्ट आप बार्सिलोना करेंगे तो वहां पर मुझे लगता है कि बार्सिलोना के पास ये एबिलिटी है कि मैड्रिड को हर्ट कर सके। अब बहुत मुश्किल है इस गेम को प्रेडिक्ट करना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि ये बहुत हाई स्कोरिंग गेम होने जा रहा है। हाँ, मतलब ब्रूसिया डॉर्टमंड ने मिस्टेक्स की थी, क्योंकि वो जो विंगर उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था नूरी साइन ने, उसके बाद ही गेम चेंज हो गया था। फरूक भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट्स रॉन्ग विद मैड्रिड, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि कोई सिस्टम नहीं है, ऊपर से इंजरीज भी हो ही जा रही हैं, एक प्लेयर आ जाता है दूसरा इंजर्ड हो जाता है, तो लग रहा है कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है टीम में। मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कार्लो एंजेलोटी जो उसने रियल मैड्रिड में जीता, मुझे लगता है कि वी आर प्लेइंग, मतलब हम लोग 3 सालों से हमारी फुटबॉल है, मतलब काफी ज्यादा बोरिंग फुटबॉल है। आई पर्सनली वांट कि एक ऐसा मैनेजर आए जो फुटबॉल एनसी फ्लिक खिला रहा है जैसे क्लब की फुटबॉल है। आई रियली एंजॉयड दैट काइंड ऑफ अ फुटबॉल। मुझे लगता है कि अगर ऐसा मैनेजर कोई मैड्रिड में आएगा तो टीम है हमारे पास जो कि इस तरह की फुटबॉल खेल सकती है। सो आपको क्या लग रहा है एज अ बारसा फैन? आप, आई एम श्योर कि मेरा थोड़ा सा बायस भी होगा मैं अगर बात करूंगा, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज है जो कि इस सीजन रियल मैड्रिड वो चीज पे स्ट्रगल कर रही है? साहब भाई देखें, बात जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है किसी भी क्लब के लिए कि आप ट्रॉफी जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। सिर्फ मेरे ख्याल में दुनिया में एक क्लब बार्सिलोना ही ऐसी है जहां पर सिर्फ आपको ट्रॉफी ही नहीं जीतनी, आपको अट्रैक्टिव फुटबॉल भी खेलनी है, ठीक है ना। लेकिन आप ताहा भाई, आप एक अकेले फैन ऐसे हैं रियल मैड्रिड के जिसको अच्छी फुटबॉल भी खेलनी है और ट्रॉफीज भी जीतनी है। अब आप पिछला सीजन भी उठाकर अगर देख लो ना तो आपने देखा होगा कि जो कार्लो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा था, लेकिन करते 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 भाई वो चैंपियंस लीग भी जीत गया, 2 बार जीत चुका है वो भी रिसेंटली। उसके बाद वो ला लीगा भी जीत गया, ठीक है ना। तो एक तो चीज ये कि उसको जो है ना ये पता है कि अपनी टीम को किसी भी सिचुएशन में किसी भी टीम के अगेंस्ट अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। उसने अपनी टीम को अडॉप्ट कराना होता है। आपको याद होगा कि किस तरह उसने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हराम बॉल खिलाया था। पूरी टीम जो है वो बस पार करा के काउंटर के ऊपर पूरे 90 मिनट्स करके पेनल्टीज के ऊपर वो मैच जीत गया था।
तो रिजल्ट्स मैटर तो करता है, जो इम्पोर्टेंट चीज है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी लक्ष्य भाई ने जो बात की, क्रूज की आपके पास जो है वो प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको क्रूज की जगह पर साइनिंग करना बहुत ही जरूरी था, वहीं पर ही स्ट्रगल कर रही है। लेकिन बात यह है कि आपकी टीम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नेवर गिव अप मेंटालिटी वाली कहानी है वहां पर। जब भी लगता हो ना कि अब गई अब मर गई है जी, क्या कहते हैं रियल मैड्रिड, तो वहीं पे वो अंडरटेकर की तरह वापस उठते हैं और आकर जो है ना वो मैच निकाल के ले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि जो स्पिरिट उनके पास है ना वो किसी और के पास नहीं है। हाँ, आपका कोई समझ में नहीं आ रहा कि आपकी प्रॉपर फुटबॉल क्या है, आपका सिस्टम क्या है, वो चीज अभी नजर नहीं आ रही। लेकिन जब तक रिजल्ट्स आ रहे हैं तो भाई किसको चाहिए सिस्टम। और दूसरी चीज ये है कि अभी भी अगर आप ला लीगा की बात करते हो तो ला लीगा में रियल मैड्रिड अनबीटन जा रही है, बार्सिलोना भी एक गेम हारा हुआ है। तो मतलब रिजल्ट्स निकालने की अगर बात हो तो कार्लोस से बेहतर कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं है जिसको ये पता हो कि मैंने रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स मैटर। अगर मैं फुल बैक्स की दोनों की बात करूं मैड्रिड की, तो सुनने में यही आ रहा है कि वास्गस और फर्लैंड मेंडी ये दोनों खेलेंगे। और डिफेंसिवली अगर आप देखो तो बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट हमने दोनों गोल्स अपने फुल बैक्स की वजह से ही खाए थे, उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। अब मैं लूकास वास्गस को इसीलिए ब्लेम नहीं करूंगा बिकॉज वो राइट बैक एक तो है नहीं, आप उसको खिला रहे हो, वो खेल रहे। अब जितना उसकी कैपेबिलिटी है एज अ राइट बैक वो बेचारा खेल रहा है। और फारूक भाई को पता होगा कि फारूक भाई मैंने काफी दफा मैंने कहा है कि बार्सिलोना अपने लामासिया के टैलेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करती है, हम लोग नहीं करते अपने अकेडमी। अब मतलब आर यू गाइस टेलिंग मी कि रियल मैड्रिड की ये जो अकेडमी है ये सिर्फ पैसे बनाने के अलावा इसका और कोई काम नहीं है, और इसमें कोई भी एक ऐसा राइट बैक नहीं है जो कि लूकास वास्गस से आके बेटर फुटबॉल खेल सके। मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट आके एक राइट बैक को, एक बच्चे को स्टार्ट करवा दो, पर एटलीस्ट आप चांसेस दे सकते हो। काफी टाइम हो गया हमें देखे हुए डैनी कारवाहाल, नाचो के अलावा कि हमने एकेडमी से कोई प्लेयर लेके आए हों और हमने उसको प्रॉपर फुटबॉलिंग चांसेस दी हो। निको पास था, उसको भी आपने सेल कर दिया कोमो को। अब बातें आ रही हैं कि वी माइट ब्रिंग हिम बैक। सो लक्ष्मी, डू यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस कि एकेडमी को रियल मैड्रिड इंपॉर्टेंस नहीं देती और देनी चाहिए? क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब आप ठीक है स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो, राइटली सो, बट अगेन अगर अभी आप अपने लूकास वास्गस से, तो मेरे ख्याल से तो बेटर राइट बैक इस वक्त एकेडमी में होगा, तो उसको चांस क्यों नहीं देते आप? या फिलॉसफी की बात है, बार्सा की फिलॉसफी इस ला मसीहा। चाहे बाहर मार्केट में प्लेयर मिल रहा होगा ना, हम फिर भी अपनी एकेडमी से बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे, बिकॉज दैट इज द कैटलान आइडेंटिटी, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ कातालुनिया, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। ऑन द अदर हैंड, रियल मैड्रिड हैज आर्गुएबली द बेस्ट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, पापा पेरेज, एंड पापा पेरेज इज अ रूथलेस गाय। वो सर्जियो रामोस हो, चाहे वो इकर कैसियास हो, चाहे वो काका हो, चाहे वो हेमिस रोड्रिगेज हो, चाहे जितना बड़ा भी नाम, रोनाल्डो हो, रोनाल्डो, चाहे पापा पेरेज अगर चाहेगा तो वो किसी को भी निकाल देगा। एंड पापा पेरेज हैज नो पेशेंस बिकॉज ही हैज मनी। अब उसके पास इतनी पेशेंस नहीं है कि यार मैं 2-4 साल इसको डेवलप करूं, बेंच पे बिठाऊं। वो अपने बेंच पे भी स्टार्स बिठाता है, काका जैसे, हेमिस रोड्रिगेज को। तो बिकॉज रियल मैड्रिड हैज मनी and Papa Perez has no patience, and obviously But with the there is no star right backs जो कि आप अभी उसको आप लेके आ सकते हो और फिर आप उसको मतलब डायरेक्ट तो आप ट्रेंड है, बट वही चीज है कि ट्रेंड की साइनिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ही इज टारगेटिंग। ऐसा तो नहीं होगा बैकडोर पे वो काम नहीं कर रहा, ही इज डेफिनेटली थ्रोइंग मनी एट ट्रेंड, ही विल थ्रो मनी एट ट्रेंड। तो वो एकेडमी में टिल द टाइम पापा पेरेज इज देयर, अकेडमी से प्लेयर आना बहुत बहुत मुश्किल है। नाचो एंड कारवाहाल आर एक्सेप्शंस, दे आर नॉट द रूल, दे आर अनोमलीज। वरना आप राहुल गोंजालेस भी एथलेटिको की मैड्रिड की एकेडमी से निकल के बिकेम राहुल गोंजालेस दैट ही बिकेम। एक गुटी हैज होते थे एक टाइम पे यार, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई कैसियास बड़े बहुत पुराने जब पापा पेरेज नहीं होते थे। द स्टाइल एंड द वे पापा पेरेज वर्क्स इज प्लेयर जो बन जाते हैं, आई विल स्प्लैश द कैश, आई विल गेट देम,
मैं सरप्लस में भी लाऊंगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा, जो बेटर खेलेगा वो 11 में आ जाएगा। वी हैव सीन दैट विद लूका मॉड्रिच, शुरुआत के 2 साल वो बिल्कुल भी नहीं खेले थे। वी हैव सीन विद हेमिस रोड्रिगेज, वी हैव सीन विद द ग्रेट रिकार्डो काका, वी हैव सीन दिस विद कोर्टुआ। अभी कीपिंग में भी देखो, केपा लिया है, लूनिन है, कोर्टुआ है, और 2 मिनट भी नहीं लगा, चैंपियंस लीग फाइनल में कोर्टुआ खेला था, लूनिन ने पूरा सीजन खेला। So the philosophy in Real Madrid is survival of the fittest, and the philosophy in Barcelona is very different. रफीनिया की आप लोगों ने बात की। आई मीन रफीनिया और लेवेंडोस्की ये दोनों प्लेयर्स थे जिनको पिछले साल अगर आप देखो तो काफी ज्यादा हेट मिल रहा था फैन बेस की तरफ से, स्पेशली रफीनिया को कि अगर 80-90 तक की ऑफर आ जाती है सऊदी से तो भाई सोचना भी नहीं चाहिए और सेल कर देना चाहिए उसको। लेवेंडोस्की की भी सेम एग्जांपल थी कि भाई विक्टर रोके आ गया है, अब विक्टर रोके ही आपका फ्यूचर है, विक्टर रोके को आपने खिलाना है और आप उसको स्टार्ट करो, लेवा को अब आप टाइम टू मूव ऑन। बट हंसी फ्लिक हैज कंप्लीटली चेंज रफीनिया जो कि दिखता है कि एक सिंपल प्लेयर है। ब्राजीलियन प्लेयर्स में तो ये होता है ना कि वो उनके टचेस होते हैं, उनकी ड्रिबलिंग होती है, बट रफीनिया काफी ज्यादा सिंपल प्लेयर है। बेसिक्स पे वो 100 आउट ऑफ 100 है। So, how do you see रफीनिया का ये जो चेंज करके रख दिया हंसी फ्लिक ने? लेवेंडोस्की इज स्कोरिंग गोल्स फॉर बार्सिलोना वीक इन वीक आउट। कोई भी बता दे, कोई भी बता जी। कहा भाई देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये दोनों प्लेयर्स के बारे में तो यही था कि ये इनका जो है ना डिक्लाइन शुरू है। स्पेशली लेवेंडोस्की के बारे में तो यही बात हो रही थी कि डिक्लाइन के ऊपर है, वो एज हो गई है, अब इसका कुछ नहीं बनने वाला। और हम लोग तो ये कहते कि यार कोई नया हमें प्लेयर चाहिए जो आखिर हमारे लिए गोल स्कोर करे। हमें ये पता था कि लेवेंडोस्की जाएगा नहीं छोड़कर, क्योंकि एक तो फ्लिक के हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, पैसे नहीं थे नए प्लेयर लेके आने के। और फ्लिक के आने के बाद हमें थोड़ी सी ये उम्मीद जरूर जागी थी कि लेवेंडोस्की से मतलब हम चावी से बेहतर जो परफॉर्मेंस है ना, जो चावी ने उससे परफॉर्मेंसेस दी है उससे बेहतर हम फ्लिक से एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि एक तो बायर्न में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा शाइन किया था लेवेंडोस्की उस सीज़न में, जो ट्रेबल वाला सीज़न था। और फिर जो डायरेक्टनेस लेकर आता है हैंसी फ्लिक अपने सिस्टम में, जहाँ पर आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं एज अ स्ट्राइकर, तो वहां पर हमें ये पता था कि लेवेंडोस्की जो है ना वो ऐसा प्लेयर है कि जरूर वहां पर परफॉर्म करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर रफीनिया की बात करें तो बिल्कुल मैंने रफीनिया को जितना बुरा भला कहा ना पिछले सीजन में, वो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ उससे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बुरा भला उसको कहा था। और मैंने आपको पहले अभी रिसेंट आपके क्वेश्चन में मैंने बात की थी कि फ्लिक ने जो इम्पोर्टेंट काम किया ना अभी तक, वो ये किया कि उसने फिजिकली और मेंटली टीम में बहुत ज्यादा काम किया। और मुझे वो चीज नजर आ रही है कि अब आप देखो ना कि एक फिजिकली जब आप कोई भी प्लेयर फिट रहता है ना, तो मेंटली भी वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये कि मेंटालिटी आपको नजर आई है अभी अगेंस्ट बायर्न। अब ये वही रफीनिया है जो 2 गोल उसने, स्पेशली जो हैट्रिक में जो लास्ट 2 गोल उसने किए थे, वो मैं कभी भी उसे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। पिछले जो 2-3 सीजन से वो खेल रहा था, उसने इतने क्लिनिकल गोल किए वो, तो मेरे ख्याल से मेंटली बहुत ज्यादा काम हुआ है। कॉन्फिडेंस आप ये देखो कि जब तक फ्लिक खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता किसी प्लेयर के ऊपर, कोई भी प्लेयर आप वो इंजरी, आपने देखा बारसा भी इंजरी क्राइसिस में भी रहा है, तो इंजरी क्राइसिस में जब प्लेयर्स बाहर रहे थे तो हम लोग ये कहते हैं कि वो प्लेयर आ रहा है, क्योंकि हम तो मीडिया को देखते हैं, मीडिया में यही बात हो रही होती है कि प्लेयर्स जो है ना वो आ रहे हैं और हो सकता कल का मैच खेलेंगे, पर अगला मैच खेलेंगे। अभी फ्रैंकी की भी बात हुई थी, सारा कुछ, लेकिन वो रश नहीं करता अपने प्लेयर्स के साथ जब तक वो उसको सेटिस्फाइड नहीं होता प्लेयर्स के साथ कि हाँ यार ये अब 100% रेडी है मैच खेलने के लिए, वो टाइम नहीं देता। अभी ओल्मो के बारे में भी न्यूज आ रही थी कि वो सविया की गेम में उसको आधा घंटा का टाइम मिलेगा, नहीं खिलाया उसने, फ्रैंकी को नहीं खिलाया उसने, लेकिन वो बायर्न की गेम में आई और दोनों ऐसे खेले थे जैसे वो पिछले सीजन में पूरे सारे के सारे मैचेस खेले, इतने कंफर्टेबल ऑन द बॉल थे वो। तो यही चीज मेरे ख्याल से उसने रफीनिया के साथ भी किया, लवा के साथ भी किया कि वो लोग कॉन्फिडेंट भी आपको नजर आ रहे हैं और फिजिकली फिट भी नजर आ रहे हैं। और जब कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहता है ना, तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही जो है वो बेहतर रहती हैं। और एक चीज ये कि आपने एक बात बोली कि बेसिक्स, रफीनिया का यही है, वो बिल्कुल ब्राजीलियन टाइप प्लेयर, उसके अंदर वो वाली चीज नजर नहीं आती है जैसे विनी जूनियर, नेमार, जिसे हमने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं रिसेंट टाइम्स में।
लेकिन ये कि वो अपनी बेसिक के ऊपर पूरा रहता है, और चावी के अंडर वो अपनी बेसिक्स भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मैंने फ्लिक को देखा, फ्लिक अपने प्लेयर्स को अपना स्टाइल भी देता है और साथ में उसको एक आज़ादी देता है कि यार तुम जिस तरह की फुटबॉल खेलते हो, जो जानते हो खेलना, उसी के साथ ही खेलो और उसी में ही एक्सेल करो। और वही हमें सिर्फ रफीनिया ही नहीं बल्कि बाकी की सारी टीम में भी वो चीज़ नज़र आ रही है। यार लक्ष्य भाई मेरा जी 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 वो ना एक चीज कहते हैं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एनी डे। रफीनिया इज नॉट द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, आई वुड से टैलेंट है, दबा के टैलेंट है, जो ब्राजीलियन हम फ्लेयर बोलते हैं, प्रॉब्ली वो फ्लेयर नहीं है, बट उसका जो हार्ड वर्क है ना, वो उसके बात करने के तरीके से, उसके पिच पे वो दिखता है। मैंने उसका स्पेनिश में इंटरव्यू देखा था जहाँ पे उसने बोला था कि मैं जब 6 महीने में क्लब छोड़ने वाला था, बट आई डिड नॉट गिव अप। वर्ल्ड कप हुआ, कटार वर्ल्ड कप, उसके बाद मैं वापस आया ना, आई फॉट फॉर माय पोजीशन। और हांसी फ्लिक के आने के बाद ना, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जो बार्सा सिस्टम में नहीं फिट हो सकते। लेवेंडोस्की कैन नॉट फिट इन द ओल्ड बार्सा सिस्टम, ही इज नॉट दैट प्लेयर। We saw it with David Villa also, Ibrahimovic also, Antoine Griezmann। ये जैसे ही हमारे क्लब छोड़ते हैं इतने बीस्ट कैसे बन जाते हैं? ये प्लेयर्स तो खराब नहीं है, ग्रियजमैन ले लो, डेम्बेले ले लो, कुटिन्यो ले लो, इब्रा डाविड विया, जैसे ही क्लब छोड़ते हैं हमारे ये बीस्ट बन जाते हैं, बिकॉज these guys were not made for Barca system। अब हम वो बार्सा सिस्टम में नहीं खेल रहे, and that's why Lewandowski is already on what 13-14 goals, जिसने वो लास्ट सीजन मारे थे उसके आधे पे ऑलरेडी आ चुके हैं वो। And that's why Rafinha is working, because we are not playing that pass. अब हम vertical football खेल रहे हैं, and I'm happy to see that those expensive good players can fit in our team। हम वो Spanish players जो हमारे mold से निकल के आते हैं, उसके बाहर वाले players को भी accommodate कर सकते हैं। I guess that was pretty much it। हमने सभी एस्पेक्ट्स कवर किए मैड्रिड के, बार्सिलोना के। सो लेट्स सी भाई व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है। और लेट्स होप कि वापस जब हम मिलें फारूक भाई से और लक्ष्य भाई से, तो रियल मैड्रिड ने ऑल 3 पॉइंट्स जीते हुए हो तो फिर मजा आएगा लाइव स्ट्रीम में। बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी डिस्कशन भाई। तो फॉर श्योर मिलते हैं फिर, मैच से पहले भी मैच के बाद भी, फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन दिस गेम या क्या चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।